प्यारे बच्चों, आज हम 11th क्लास की अंतरा से एक और लेसन लेकर हाजिर हैं। दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन अमरकांत द्वारा लिखित एक गरीबी से जूझ रहे निम्न मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है, यानी कि जो कहानी है उसमें परिवार की गरीबी को दर्शाया गया है और कहानी जो है वो दोपहर का भोजन का समय है उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो हम देखते हैं कि इसमें मुख्य बिंदु क्या हैं। घर की गरीबी के दृश्य से कहानी शुरू होती है, यानी कि दृश्य दिखाया गया है घर की गरीबी का, यानी कि बच्चा सो रहा है, मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं और जो इस कहानी की मुख्य पात्र है सिद्धेश्वरी देवी, वो भोजन बनाकर दोपहर का, उसके बाद वो सबके खाने की तैयारी में इंतजार में है। दोपहर में दूसरा पॉइंट है, दोपहर में सबका बारी बारी से भोजन करने के लिए आना, यानी कि भोजन बन गया है, अब सब लोग घर में बारी बारी से भोजन करने के लिए आते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है घर की हालत को देखते हुए सबका बहाने बनाकर भरपेट भोजन ना करना। अब क्या करते हैं सब लोग, घर की हालत ऐसी है कि सबके लिए भरपूर भोजन नहीं बना हुआ है, इस बात का सबको मालूम है। तो सब लोग कुछ न कुछ बहाना बनाकर भोजन कम करते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हुए कम ही भोजन खाते हैं। अब सिद्धेश्वरी का एक दूसरे की बातें छुपाते हुए झूठ बोलकर आपस में परिवार को एकजुट बनाए रखने की कोशिश करना। जब सब लोग खाना खाने आते हैं तो सिद्धेश्वरी बातों में एक दूसरे की बातों को छुपाती हैं और सच्चाई नहीं बताती। उसका कारण क्या है कि वो अपने परिवार को एकजुट रखना चाहती है, यानी कि गरीबी की हालत में वो नहीं चाहती कि परिवार में असलियत को बताकर लोगों की परेशानी को, दुख को और बढ़ाया जाए। फिर है स्वयं के लिए पर्याप्त भोजन न बचने पर पानी पीकर गुजारा कर लेना। यहाँ पर सिद्धेश्वरी के लिए लास्ट में भोजन नहीं बचता, रोटियां कम पड़ जाती हैं, तो वो आधी रोटी खाकर ही पानी पीकर अपना गुजारा कर लेती है। तो ये थे मुख्य बिंदु इस पाठ के। अब हम इसके प्रश्नोत्तर में इस कहानी की चर्चा भी करते चलेंगे और प्रश्नों के उत्तर भी समझते चले जाएंगे, जिससे आपको कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार स्वयं इस लेसन को पुस्तक से अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद जब आप पढ़ लेंगे तो आपको इसके प्रश्नोत्तर भी समझ आ जाएंगे। साथ साथ हम प्रश्नों के माध्यम से इस कहानी को और अच्छे ढंग से समझते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला। यहाँ पर ये बताया गया है कि सिद्धेश्वरी का बड़ा बेटा रामचंद्र जब दोपहर का भोजन करने आता है तो वो अपने बीच वाले भाई के बारे में पूछता है। मंझला मतलब बीच वाला। तो क्या बताती है सिद्धेश्वरी, उसको झूठ क्यों बोलती है। वो कहती है कि वो अपने किसी दोस्त के यहाँ, मित्र के यहाँ पढ़ने के लिए गया है, जबकि ऐसा नहीं था। उसे मालूम ही नहीं था कि वो कहाँ है, जबकि वो पढ़ने भी नहीं गया था। तो यहाँ पर हमसे पूछा है इस प्रश्न में कि उसने अपने
बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे का नाम है मोहन, उसके बारे में झूठ क्यों बोला? तो इसका उत्तर बनता है कि रामचंद्र दोपहरी में घर आया था। वह गर्मी से भी परेशान था, काम की भी तलाश में था। उसको देखकर लग रहा था कि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में सिद्धेश्वरी उसे सच बताकर उसको और परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने झूठ बोला कि मोहन किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है। तो यहाँ पर बताया कि सिद्धेश्वरी ने रामचंद्र को इसलिए झूठ बोला क्योंकि वो पहले से ही परेशान था, दोपहर का वक्त था और वो उसको सही बात बताकर उसकी दुख और परेशानी को और नहीं बढ़ाना चाहती थी। अब दूसरा प्रश्न है, कहानी के सबसे जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इस कहानी में जो सबसे जीवंत पात्र है वो है सिद्धेश्वरी। तो हमें उसका उदाहरण सहित वर्णन बताना है कि वो जीवंत पात्र कैसे है, मतलब उसके जो जीवन में जो मजबूती है जो उसको हमने कैसे बताना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कहानी में सबसे जीवंत पात्र सिद्धेश्वरी का है। किसका है? सिद्धेश्वरी का, जो गरीबी का जीवन जीते हुए भी परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखती है, एक दूसरे को उनकी बातें बताकर परेशान नहीं करती और क्या करती है, सबके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताकर गरीबी की हालत में भी परिवार को जोड़कर रखती है। ये यहाँ पर एक मुख्य बिंदु है, इस पाठ का मुख्य पॉइंट है कि वो अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहती है, सबको खाना खिलाती है और खुद भूखी रहकर पानी पीकर गुजारा कर लेती है। यानी कि उसे मालूम है कि घर में खाना पूरा नहीं है, भरपूर नहीं है, तो वो क्या करती है, सबको खाना खिलाती है, पूछती भी है कि और खाना ले लो, रोटी और ले लो, लेकिन खुद अंत में जब उसके लिए एक ही रोटी बचती है तो उसमें से भी वो आधी रोटी अपने सबसे छोटे बेटे के लिए बचा कर रख देती है और खुद आधी रोटी खा पानी पीकर अपना गुजारा कर लेती है। तो सिद्धेश्वरी इस कहानी की जीवंत और मुख्य पात्र है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे गरीबी की व्यवस्था झांक रही है। ऐसे हमें प्रसंग बताने हैं जहाँ से हमें ये पता लगता है कि परिवार में बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो सबसे पहले तो आंगन में टूटे हुए खटोले पर नंग धड़ंग बच्चे का सोना। जो सबसे छोटा बेटा है सिद्धेश्वरी का, वो आधे कपड़े पहने हुए है, उसकी हालत अच्छी नहीं है, हड्डियां नजर आ रही हैं, पेट फूला हुआ है उसका, यानी कि कुपोषण का शिकार लगता है। अनगिनत मक्खियां उस पर भिन भिन आ रही हैं, है ना। अलगनी पर टंगी मैली पैबंद लगी साड़ी, यानी कि जो कपड़े हैं उनसे भी पता चलता है कि वो मैले हैं और पैबंद लगे हुए हैं। और मुंशी जी है और उनके लड़के हैं, उनकी जो शारीरिक हालत है वो भी कमज़ोर है, यानी कि गरीबी की दशा में उनके शरीर से भी पता चलता है कि वो गरीब परिवार के हैं। मुंशी जी के जो कपड़े हैं वो भी बहुत जर्जर हालत में हैं, यानी कि वो कपड़े भी अच्छी अवस्था में नहीं हैं और घर में खाने की कमी भी है। तो इन सब बातों से पता चलता है कि घर की दयनीय दशा है। तो ये सारी बातें हमें क्या बता रही हैं कि घर की हालत बहुत ही खराब है और इन सारे बातों से ही पता चलता है कि ये परिवार गरीबी में जी रहा है। अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी का एक से दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अनथक प्रयास था। इस संबंध में आप अपने विचार लिखिए। यहाँ पर आपको स्वयं सोचकर भी अपना आंसर बना सकते हैं। यहाँ पर ये बताया है कि सिद्धेश्वरी झूठ बोलकर अपने परिवार को जोड़ने का प्रयास करती है।
तो हम कहेंगे कि हाँ, सिद्धेश्वरी एक दूसरे के विषय में झूठ बोलकर अपने परिवार को एकजुट बनाए रखना चाहती है, क्योंकि वो क्या सोचती है कि सच जानकर, क्या सोचती है वो, कि सच जानकर इस गरीबी में उसके परिवार के लोग और परेशान ना हों। क्योंकि अगर वो सबकी सच्चाई एक दूसरे को बता देगी तो गरीबी की हालत में घर के लोग और परेशान हो जाएंगे। तो उसका ये प्रयास है कि वो सबको एक दूसरे की सच्चाई ना बताए। अब पांचवा प्रश्न है, अमरकांत आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर कर आ जाती है। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न में हमें यहाँ पर बताना है कि जो राइटर है अमरकांत, उन्होंने बोलचाल की भाषा कैसे कहानी में प्रयोग की ताकि कहानी को और अधिक अच्छे ढंग से पेश किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बोलचाल की भाषा आई है। आम बोलचाल की भाषा से कहानी की संवेदना उभर कर आई है। संवेदना का मतलब कि जैसी कहानी है, जैसा राइटर बताना चाहता है, उसके हिसाब से ही उनकी भाषा यहाँ पर उन्होंने दी है। जैसे बड़का शब्द यहाँ पर आया, बड़का तुम्हारी तारीफ कर रहा था, है ना। इसमें जो है बड़का शब्द हमें बताता है कि जैसे आम बोलचाल की भाषा है। और मुंशी जी कहते हैं रोटी रहने दो, पेट काफ़ी भर चुका है, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ। ये ऐसी बोलचाल की आम भाषा है, गुड़ का ठंडा रस बनाओ पीऊँगा। इस प्रकार की भाषा जो है वो आम भाषा का प्रयोग अमरकांत ने इस कहानी को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किया है। ये आपको पाठ में से ही कुछ संवाद छांटकर उसका आंसर देना था। अब छठा प्रश्न है कि रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी न लेने के लिए बहाने बनाते हैं, उनमें कैसी व्यवस्था है, स्पष्ट कीजिए। अब सभी लोग खाना खाते हैं और जब उनसे और रोटी लेने के लिए पूछा जाता है तो सब बहाने बना देते हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि घर के सभी लोग घर के हालात जानते हैं। उन्हें पता है कि घर में खाने का अभाव है, इसलिए रोटी ना लेने के बहाने बनाते हैं और भूख होते हुए भी और रोटी नहीं लेते। यानी कि सबको मालूम है कि घर में खाना जो है वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए भूख होते हुए भी वो रोटी ना लेने के बहाने बनाते हैं। सातवां प्रश्न है, सिद्धेश्वरी की जगह आप होते तो क्या करते। तो यहाँ पर हम बताएंगे, आप अपने मन से भी कुछ सोचकर इसका आंसर दे सकते हैं। यदि हम भी ऐसी परिस्थिति में होते तो किसी भी प्रकार से परिवार को जोड़कर रखने का हर संभव प्रयास करते। जैसा सिद्धेश्वरी ने किया वैसा ही हम भी अपने परिवार को जोड़कर रखने का प्रयास करते। आठवां प्रश्न है, रसोई संभालना बहुत जिम्मेदारी का काम है, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्या रसोई संभालना जिम्मेदारी का काम है। हम बताएंगे रसोई संभालना बहुत जिम्मेदारी का काम है। सर्दी का मौसम भी होता है, गर्मी का भी हो, कैसा भी मौसम हो, रसोई में सबके लिए खाना बनाना, फिर उसको सबको प्यार से परोसकर खिलाना और सबको खिलाकर बाद में स्वयं खाना, ये सब गृहिणी भली भांति कर पाती है, जैसा कि सिद्धेश्वरी ने किया। यानी कि सिद्धेश्वरी अपना काम जो है वो भली भांति अपने परिवार के लिए ठीक से कर पा रही है और ये एक जिम्मेदारी का काम है
कि सबके लिए भोजन बनाना, फिर प्यार से परोसना, फिर खिलाकर सबको खाना। 9वां प्रश्न है, आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी कैसे हैं? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। यानी कि वो सब लोगों से एक दूसरे के बारे में झूठ बोलती है, तो कहते हैं कि क्या उसका ये झूठ बोलना सही है? 100 सत्यों पे भी क्या ये भारी है? तो हम क्या आंसर देंगे कि सिद्धेश्वरी का झूठ बोलना ये साबित करता है कि वह अपने परिवार को एकजुट रखना चाहती है, इसलिए उसका झूठ किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि परिवार की भलाई के लिए है, इसलिए 100 सत्यों से भारी है। यानी कि वो नुकसान नहीं कर रही झूठ बोलकर किसी का, वो तो अपने परिवार को एकजुट रखना चाहती है, इसलिए उसका झूठ जो है झूठ ना होकर 100 सत्यों से भी भारी है। अब है आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट का अर्थ होता है कि जो हमें पंक्ति दी हुई है, जो लाइन दी हुई है, उसके पीछे कोई छुपा हुआ अर्थ होता है, तो हमें वो अर्थ बताना है। यहाँ पर एक लाइन दी है, वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट-गट चढ़ा गई। हमें बताना है कि ये जो बात है ये किसके लिए आई है और कैसे कही गई है, किस बारे में कही गई है। तो हम बताएंगे इसका आशय कि सिद्धेश्वरी को भूख लगी थी। सिद्धेश्वरी के बारे में है ये बात। खाना बनाने के बाद भी वह सबको खिलाए बिना खुद भोजन नहीं करना चाहती थी। यानी कि दोपहर का भोजन का टाइम था, लेकिन सबको खिलाने के बाद ही वो खाना चाहती थी। इसलिए उसने क्या किया, खुद भोजन नहीं करना चाहती थी, फटाफट उठकर गगरे से एक लोटा पानी लेकर पीती है और पीकर जमीन पर लेट जाती है। यहाँ पर इसका मतलब यही बताया है कि गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट-गट चढ़ा गई। कहने का अर्थ है कि सिद्धेश्वरी के बारे में ये पंक्ति आई है और वो भूखी होने के बावजूद उसने खुद भोजन नहीं किया और गगरी में से एक लोटा पानी लेकर उसने अपनी भूख को शांत कर लिया। एक और आशय है, यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। अब क्या कहा, क्योंकि सिद्धेश्वरी जो है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि उसने बोला था कि रामचंद्र तुम्हारी तारीफ कर रहा था। रामचंद्र उसका बड़ा बेटा था। तो सिद्धेश्वरी मंझले लड़के के सामने झूठ बोलती है। क्या झूठ बोलती है? कि रामचंद्र उसकी तारीफ कर रहा था और उसके दिमाग और हर समय पढ़ाई में लगे रहने की बात कर रहा था। तो यहाँ पर वो जहाँ रामचंद्र को ये कहती है कि वो पढ़ने गया है मोहन, वहीं पर वो दूसरी तरफ क्या कहती है मोहन को, मंझले बेटे को, कि रामचंद्र तुम्हारी तारीफ कर रहा था और तुम्हारे दिमाग की और पढ़ाई में लगे रहने की बात कर रहा था, है ना। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि रामचंद्र कुछ कहता है, सिद्धेश्वरी अपने बेटे को कुछ और कहती है। तो ऐसा बोलकर उसे स्वयं ही ऐसा लगा कि जैसे वो चोरी कर रही हो, क्योंकि रामचंद्र ने तो ये बात कही ही नहीं थी, लेकिन वो आपस में सामंजस्य, तालमेल और एकजुट बनाए रखने के लिए एक दूसरे से झूठ बोलती है। तो यहाँ पर इस पाठ में, पूरे ही पाठ में जो बात आई है वो यही है कि सिद्धेश्वरी दोपहर के भोजन में अपने परिवार को प्यार से खाना खिलाती है, गरीबी की हालत में भी सबको एक दूसरे के बारे में सच नहीं बताती, लेकिन यहाँ पर झूठ बोलना, उसका झूठ बोलकर वो एक दूसरे की बातों को छुपाकर और परेशानियों को नहीं बढ़ाना चाहती। तो ये था पाठ और इसके बहुत सारे प्रश्न हैं। इनमें से कोई भी प्रश्न आपको आ जाएगा तो आपको उसको समझकर उसका आंसर करना है और एक पाठ में से ज़्यादातर एक ही प्रश्न का
आंसर पूछा जाता है, तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए, आप उसमें पाठ का सार और उसको लेते हुए उस आंसर को पेपर में लिखें। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन दोपहर का भोजन, इस समय पर ये कहानी दोपहर के भोजन के इर्द गिर्द ही घूमती है और गरीबी को दर्शाती है, आपको ज़रूर समझ आई होगी। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न हो तो मुझसे अवश्य पूछें। धन्यवाद।